मूवी की शुरुआत टॉमी नाम के एक बिगड़े हुए लड़के से होती है जो पूरी तरह बेकाबू जिंदगी जी रहा होता है। शराब, ड्रग्स, लड़ाई और हर रात पार्टी, यही उसकी दुनिया है। हर रात की तरह आज भी वह अपनी गर्लफ्रेंड गैबी और दोस्तों के साथ नाइट क्लब पहुंचता है, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिलती तो टॉमी गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार देता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि सबको वहां से निकलना पड़ता है। इसके बाद सब लोग दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पूरी रात शराब और नशा चलता है। गैबी को छोड़कर बाकी सब नशे में डूबे हुए होते हैं और टॉमी तो हद पार कर चुका होता है। कुछ देर बाद वह सड़क पर निकलकर उल्टियां करने लगता है। गैबी उसे कहती है कि अब घर चलो, लेकिन टॉमी उसकी एक नहीं सुनता और अकेला सड़कों पर भटकने लगता है। देर रात वो बस स्टैंड पर खड़े खड़े पेशाब करता है, पब्लिक टॉयलेट में गंदी हरकत करता है, फिर दोबारा ड्रग्स लेता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह मुश्किल से चल पा रहा होता है। फिर भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह घर जाने लगता है। तभी पीछे से कार की हेडलाइट्स आती हैं और कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ता है। टॉमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। इसके बाद कहानी पहुंचती है क्रिस नाम के एक आदमी पर, जो बाहर से बहुत सभ्य, शांत और पढ़ा लिखा लगता है। एक लड़की रीना उससे इंटरव्यू के लिए मिलने आती है। क्रिस उससे कुछ अजीब सवाल पूछता है, जैसे क्या उसके शरीर पर कोई पहचान वाला निशान है, क्या उसके बच्चे हैं, क्या उसे किसी नशे की लत है। रीना उसके हर सवाल का जवाब देती है और आखिर में क्रिस उसे नौकरी पर रख लेता है। अगले दिन रीना सुनसान इलाके में बने क्रिस के बड़े से घर पर पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना उसने सोचा था, लेकिन अंदर आते ही क्रिस उसे मेटल डिटेक्टर से चेक करता है, उसका फोन भी लेकर लॉकर में रख देता है और याद दिलाता है कि उसने गोपनीयता समझौते पर साइन किया है। मतलब इस घर में जो कुछ भी होगा वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी उसकी पत्नी कैथरीन वहां आती है, जो बेहद अजीब, शांत और उदास सी औरत होती है। वह रीना से बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। क्रिस अब रीना को पूरा घर दिखाता है। वह बताता है कि उसका एक बेटा है जिसका नाम जोनाथन है। रीना जोनाथन से मिलती है, फिर क्रिस उसे नीचे सेलर में ले जाता है। वहां पहुंचते ही रीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जमीन पर वही टॉमी जंजीर से बंधा पड़ा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। रीना समझ जाती है कि यह एक बेहद खतरनाक जगह है और डर के मारे वह तुरंत यहां से जाना चाहती है, लेकिन क्रिस बहुत शांति से कहता है कि टॉमी बीमार है और वह लोग उसे सुधार रहे हैं। साथ ही वह रीना को याद दिलाता है कि अगर वह यहां से गई तो उसकी वीज़ा प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, क्योंकि क्रिस पहले ही पता कर चुका होता है कि रीना का वीज़ा स्टेटस खराब है और उस पर डिपोर्टेशन ऑर्डर भी है। मजबूरी में रीना वहीं रुक जाती है। क्रिस उसे घर के नियम बताता है कि सेलर की सफाई करते वक्त टॉमी जो भी बोले उसे दिल पर नहीं लेना है, और अगर वह डराए या हमला करे तो बिना डरे टेजर और पेपर स्प्रे इस्तेमाल करना है। रीना अब मेड बनकर काम शुरू कर देती है। इसी बीच टॉमी भी जाग जाता है और रीना को देखकर उससे अपनी चेन खोलने में मदद मांगता है, लेकिन रीना जानबूझकर उसे अनदेखा करके ऊपर आ जाती है। क्रिस उसे फिर समझाता है कि यह सब भले अजीब लगे, लेकिन वे टॉमी को ज्यादा समय तक नीचे नहीं रखेंगे। वह बस एक रिबेलियस फेज से गुजर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि क्रिस रीना को कैद नहीं करता। उसका कॉन्ट्रैक्ट हर हफ्ते 2 दिन काम करने का होता है, इसलिए वह उसे अगले दिन आने के लिए कहकर जाने देता है। रात में जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है, तब क्रिस टॉमी के लिए भी पिज्जा लेकर नीचे सेलर में जाता है, लेकिन टॉमी गुस्से में पिज्जा फेंक देता है और चीखते हुए कहता है कि जैसे ही वह यहां से आजाद होगा उन सबको मार डालेगा। वह क्रिस पर झपटने की भी कोशिश करता है, लेकिन क्रिस तुरंत उसे टेजर मारकर बेहोश कर देता है। जब टॉमी को होश आता है तब क्रिस उसके सामने टीवी चालू करता है और टॉमी के पुराने सोशल मीडिया वीडियोस चलाने लगता है। इन वीडियोस में टॉमी और उसके दोस्त नशे में चोरी की कार चलाते दिखते हैं, एक्सीडेंट करते हैं और गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, लेकिन टॉमी शर्मिंदा होने की बजाय गर्व से कहता है कि इस वीडियो को ऑनलाइन कितने व्यूज मिले थे। क्रिस शांत आवाज में उसे गिनाकर बताता है कि उसने कितने कानून तोड़े हैं। वह एक और वीडियो भी चलाता है जिसमें वह खुद और उसका बेटा जोनाथन बता रहे होते हैं कि ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हर साल कितने भयानक हादसे होते हैं। लेकिन क्रिस के जाते ही टॉमी पूरी रात चेन्स तोड़ने की कोशिश करता रहता है। टीवी पर अभी भी एग्रेशन कंट्रोल करने के टिप्स चलते रहते हैं, मगर टॉमी का गुस्सा शांत नहीं होता और संघर्ष करते करते वह अपने ही पेशाब पर गिर जाता है। अगली सुबह क्रिस अपनी पत्नी से कहता है कि वह नीचे चलकर देखे कि टॉमी में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। इसके बाद वह कैथरीन को पहली बार टॉमी से मिलाने सेलर में लेकर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें टॉमी के पास फैली गंदगी दिखाई देती है और टॉमी गुस्से में अपनी गंदी पैंट उठाकर सीधे कैथरीन के चेहरे पर ही फेंक देता है। फिर वह क्रिस का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस जल्दी ही खुद को छुड़ा लेता है और कैथरीन को ऊपर लाकर उससे बार बार माफी मांगता है।
कहता है कि उसे अभी नीचे नहीं आना चाहिए था। क्रिस अब एक सूटकेस लेकर फिर से नीचे जाने लगता है। तभी रास्ते में जोनाथन उससे पूछता है कि क्या वह चार्ली की कॉमिक्स पढ़ सकता है। क्रिस कहता है, पढ़ लो, बस अपनी मां को मत बताना। इसके बाद वह टॉमी के पास पहुंचता है और कहता है कि उसे उसकी पत्नी से माफी मांगनी होगी। लेकिन टॉमी उल्टा कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए क्योंकि असली विक्टिम तो मैं हूं। फिर वह गुस्से में क्रिस, उसके बेटे और पत्नी कैथरीन के बारे में गंदी बातें करने लगता है। यह सुनकर क्रिस अपना आपा खो देता है और टॉमी के चेहरे पर पेपर स्प्रे मारकर उसे एक डंडे से बेरहमी से पीटने लगता है। वह टॉमी को बार बार बैड बॉय भी कहता रहता है। यह सब वह प्यार और सुधार की भावना से कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जोनाथन अपने पिता क्रिस से कहता है कि वह टॉमी के साथ फिल्म देखना चाहता है, लेकिन क्रिस उसे समझाता है कि अभी उसके लिए समय नहीं आया है। अगले दिन जब रीना दोबारा काम पर लौटती है तो टॉमी उससे भी बदतमीजी करने लगता है। उसकी बातें सुनकर रीना रो पड़ती है। तभी क्रिस नीचे आता है और रीना को उस हालत में देखकर टॉमी को डांटता है। कहता है कि इस घर में सब एक दूसरे से इज्जत से पेश आते हैं। वह टॉमी से माफी मंगवाता है। पहली बार टॉमी डर और मजबूरी में माफी मांगता है। इस बात से खुश होकर क्रिस उसे पेन किलर्स देता है और उसे पहली बार अपने साथ ऊपर लिविंग रूम में लाकर वहां उसकी चेन बांध देता है ताकि वह जोनाथन के साथ सोफे पर बैठकर फिल्म देख सके। पहले वे वॉर फिल्म देखने वाले होते हैं, लेकिन जोनाथन चार्ली की पसंदीदा फिल्म चुनता है। आवाज सुनकर कैथरीन भी बाहर आती है और सब साथ फिल्म देखते हैं। लेकिन फिल्म देखकर टॉमी इतना इमोशनल हो जाता है कि वह खुद ही नीचे वापस जाने की जिद करने लगता है। उसी रात कैथरीन क्रिस से कहती है कि फिल्म देखकर उसे चार्ली याद आ गया। अब साफ हो जाता है कि चार्ली क्रिस और कैथरीन का बड़ा बेटा था जो अब मर चुका है और अब वे टॉमी को सुधार कर उसकी जगह भरना चाह रहे हैं। उधर नीचे टॉमी के सामने टीवी पर अब भी लगातार ड्रग्स और हिंसा के नुकसान वाले वीडियो चलते रहते हैं। वह बार बार टीवी बंद करना चाहता है, चेन्स तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। आखिरकार थक कर रो पड़ता है। तभी टीवी पर एक लाइन सुनाई देती है कि बदलाव पुराने से लड़ने में नहीं बल्कि नया बनाने में है। यह सुनकर धीरे धीरे टॉमी का रवैया बदलने लगता है। वह कैथरीन से अपने की के लिए माफी मांगता है और कहता है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। कैथरीन भी उसे माफ कर देती है और बदले में उसे चश्मा देती है क्योंकि उसने महसूस किया था कि टॉमी को ठीक से दिखाई नहीं देता। चश्मा पहनकर जब टॉमी सब कुछ साफ देखता है तो पहली बार दिल से उसे धन्यवाद कहता है। कैथरीन अब चार्ली के कपड़े निकालकर टॉमी को दे देती है। उसकी चेन बढ़ा दी जाती है ताकि वह खुद बाथरूम जा सके। उसे किताब भी दी जाती है। वह पहले मना करता है लेकिन दोनों के चेहरे देखकर ले लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद कैथरीन को अपने ही बेटे जोनाथन के कपड़ों में भी सिगरेट्स मिलती हैं। पूछने पर वह मान लेता है कि उसने एक पी थी। क्रिस उसे माफ करना चाहता है लेकिन कैथरीन कहती है कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। उनका तरीका बेहद सख्त होता है। वे उसे बार बार सिगरेट पिलाते हैं ताकि वह खुद उससे नफरत करने लगे। जोनाथन खांसने लगता है, रोने लगता है। ये देखकर क्रिस भी परेशान हो उठता है, लेकिन कैथरीन सजा जारी रखती है, यानी इस घर में प्यार भी सजा बनकर दिया जाता है। इसी बीच जब रीना दोबारा आती है तो टॉमी उससे सिगरेट मांगता है और कहता है कि वह समझ गया है कि वह स्मोकर है। साथ ही वह अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी भी मांगता है। रीना इस बार नरमी दिखाते हुए उसे च्युइंग गम दे देती है। टॉमी उससे पूछता है कि यह जगह आखिर है कहाँ, लेकिन रीना कोई जवाब नहीं देती। उसके जाते ही टॉमी उसकी चीजों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस आ जाता है और वह तुरंत किताब पढ़ने का नाटक करने लगता है। फिर वह रोते हुए क्रिस से कहता है कि अगर वे लोग उसे छोड़ दें तो वह बाहर किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन क्रिस मुस्कुराकर कहता है कि आराम करो, हमारे साथ रहकर तुम हमें भी पसंद करने लगोगे। इसके बाद क्रिस और कैथरीन टॉमी को उसका एक और पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह एक स्कूल के बच्चे को तंग कर रहा होता है। उसका फोन तोड़ देता है और सिगरेट से उसका चेहरा जला देता है। इस बार टॉमी खुद भी अपना अतीत नहीं देख पाता। धीरे धीरे उसमें सचमुच बदलाव आने लगता है। वह किताबें पढ़ने लगता है, बातें करने लगता है और उसका गुस्सा कम होने लगता है। वह क्रिस से कहता है कि हर किताब खत्म करने पर उसे फुटबॉल स्कोर्स बताए जाए, लेकिन क्रिस उससे भी बेहतर ऑफर देता है कि हर किताब खत्म करने पर उसे एक नॉन अल्कोहलिक बियर मिलेगी। कैथरीन भी अब मानने लगती है कि टॉमी बदल रहा है, इसलिए वह क्रिस से कहती है कि शायद अब उस पर थोड़ा नरम होना चाहिए। अगले दिन टॉमी के जन्मदिन के लिए पूरा परिवार केक लेकर नीचे आता है। उसका जन्मदिन मनाता है। टॉमी भी प्यार से केक खाता है। फिर सरप्राइज देने के नाम पर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सुला दिया जाता है। जब टॉमी होश में आता है तो खुद को एक खुले मैदान में पाता है। काफी समय बाद उसे पहली बार आजादी जैसा एहसास होता है। सामने पूरा परिवार बारबेक्यू कर रहा होता है। टॉमी अब भी चेन से बंधा है, लेकिन इस बार चेन पहले से काफी लंबी होती है। वह उनके साथ बैठकर खाना खाता है
हंसता है और जोनाथन के साथ खेलता भी है। यही पहली बार उसे कैद और अपनापन एक साथ महसूस होने लगते हैं। इसके बाद उसे फिर से बेहोश करके घर वापस लाया जाता है, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ होता है। वह सेलर में नहीं बल्कि एक साफ सुथरे कमरे में जागता है। कैथरीन ने उसके गले में एक घंटी बांध दी होती है ताकि उन्हें हर समय पता रहे कि टॉमी कहाँ है। घर के अंदर चेन के लिए रेल सिस्टम लगाया गया होता है जिससे वह घर में कुछ तय जगहों तक जा सकता है। हालांकि अब भी कुछ हिस्सों में लॉक लगा होता है, लेकिन टॉमी के लिए यह पहले से कहीं बेहतर जिंदगी होती है। वह खुशी में चेन पकड़कर झूलने लगता है जैसे उसे आधी आजादी मिल गई हो। एक दिन खेलते खेलते टॉमी जोनाथन से पूछता है कि पहले इस कमरे में कौन रहता था। जोनाथन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी बात बदल दी जाती है। यहीं से टॉमी को शक होने लगता है कि इस कमरे में उससे पहले भी कोई था। दूसरी तरफ रीना कई दिनों से महसूस कर रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डरी सहमी सी काम करती है। टॉमी उसकी हालत देखकर मजाक में कहता है कि जो भी उसे परेशान कर रहा है वह उसे पीट देगा। फिर बातों बातों में वह रीना से लॉक का कोड पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रीना मुझे नहीं पता कहकर मना कर देती है। बाद में जब क्रिस चेन की लंबाई नाप रहा होता है तब टॉमी उससे कहता है कि वह और कैथरीन पति पत्नी होते हुए भी कितनी उदास और बोरिंग लाइफ जीते हैं। वह क्रिस को सलाह देता है कि उसे अपनी पत्नी के लिए कुछ रोमांटिक करना चाहिए, लेकिन क्रिस ये तुम्हारा मामला नहीं है कहकर बात खत्म कर देता है। शाम को रीना और ज्यादा परेशान दिखाई देती है। पूछने पर वह रोते हुए बताती है कि उसके पुराने मालिक के आदमी उसे ढूंढ चुके हैं और शायद उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह सुनकर कैथरीन उसे अपने घर में रहने का ऑफर देती है ताकि वे सुरक्षित रह सके। टॉमी अब समझने लगता है कि इस घर के लोग पागल जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह बुरे नहीं हैं। उसी रात क्रिस टॉमी को बताता है कि उसने उसकी सलाह मान ली है और कैथरीन के लिए कुछ खास प्लान किया है। अगले दिन क्रिस तैयारियां कर सके, इसलिए टॉमी प्लान के तहत कैथरीन को ऊपर कमरे में बातों में उलझाए रखता है। दोनों ड्रग्स पर चर्चा करते हैं। कैथरीन कहती है कि लोग नशा इसलिए करते हैं ताकि अपनी गलतियों, दर्द और जिम्मेदारियों से भाग सकें, लेकिन ऐसा करके वे उन लोगों से भी दूर हो जाते हैं जो सच में उनसे प्यार करते हैं। ये बात सुनकर टॉमी अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि यह उसकी अपनी जिंदगी की सच्चाई होती है। जब वे नीचे आते हैं तो बाहर कैंडल लाइट डिनर तैयार होता है। क्रिस, जोनाथन और रीना ने मिलकर सब सजाया होता है। ये देखकर कैथरीन के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लौट आती है। पूरा परिवार खुश नजर आता है। टॉमी भी यह देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि यही सही मौका है। वह रीना से कोई नुकीली चीज मांगता है जिससे लॉक खोला जा सके। रीना सीधे उसकी मदद नहीं करती, लेकिन ड्रॉअर खुला छोड़ देती है। टॉमी बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचता है। एक स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसे पास रखे गमले में छुपा देता है। रात में क्रिस टॉमी के पास आकर उसे धन्यवाद देता है और भावुक होकर कहता है कि उसने कैथरीन को सालों बाद इतना खुश देखा है। टॉमी इस मौके पर उससे पूछता है कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया, और उसे पूरा यकीन है कि उससे पहले भी इस कमरे में किसी और को बांध कर रखा जा चुका है। उसके साथ क्या हुआ, लेकिन क्रिस ऐसा कुछ नहीं हुआ कहकर मना कर देता है। अगले दिन क्रिस काम पर जाने निकलता है। तभी कुछ आदमी गेट बंद होने से पहले ही अंदर घुस जाते हैं। वे रीना के लिए आए होते हैं। रीना घबराकर कैथरीन के साथ घर के अंदर भागती है, लेकिन वे लोग भी अंदर आ जाते हैं। रीना सच्चाई बताती है कि वे उसके रिश्तेदार हैं जिनसे वह भागकर आई थी। रीना समझ जाती है कि अब उसका भाग पाना मुश्किल है, इसलिए वह चुपके से टॉमी के कान में रेल लॉक का कोड बता देती है। टॉमी उसे बचाने की दौड़ता है, लेकिन वे लोग टॉमी को ही बुरी तरह पीट देते हैं और रीना को साथ लेकर चले जाते हैं। जब क्रिस लौटता है तो कैथरीन टूट चुकी होती है। जोनाथन भी डर के मारे टॉमी के पास ही सोया होता है। क्रिस टॉमी की बहादुरी की तारीफ करता है और पहली बार उसे अपने बेटे जैसा मानते हुए कहता है कि उसने आज परिवार की रक्षा की है। वह वादा करता है कि अगले दिन घर में सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगवाएगा और दोनों मिलकर उसे बाप बेटे की तरह तैयार करेंगे। टॉमी समझ जाता है कि अगर आज नहीं भागा तो कभी नहीं भाग पाएगा। रात होते ही वह रीना की दी हुई च्युइंगम घंटी में भर देता है ताकि आवाज ना आए। फिर वह किताबों के ढेर का सहारा लेकर ऊपर के लॉक खोलता है, नीचे पहुंचता है और गमले में छुपाया हुआ स्क्रू ड्राइवर निकालकर अपनी चेन काटने लगता है। तभी आवाज सुनकर क्रिस भी गन लेकर नीचे आता है, मगर तब तक टॉमी आजाद हो चुका होता है। वह क्रिस पर हमला करके बंदूक छीन लेता है और उसी पर तान कर दरवाजे की चाबी मांगता है। तभी कैथरीन भी नीचे आती है। वह बिना डरे टॉमी के पास जाती है और गन उसके हाथ से ले लेती है। उसे यकीन होता है कि टॉमी सच में जाना नहीं चाहता, लेकिन टॉमी कहता है, तुम मेरा परिवार नहीं हो। तुमने मुझे बांधा, पीटा, कुत्ते की तरह रखा। मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूं। कैथरीन पूछती है, तो जोनाथन क्या है? टॉमी कहता है, जोनाथन अच्छा बच्चा है, लेकिन तुम उसका दिमाग भी उसी तरह खराब कर दोगे जैसे दूसरे का किया। यह सुनते ही कैथरीन टूट जाती है और कहती है, स्पार्कल्स, अपने कमरे में जाओ।
वही नाम जिससे वह पहले वाले लड़के को बुलाती थी। टॉमी का शक अब यकीन में बदल जाता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता उन्होंने उस लड़के के साथ क्या किया, लेकिन वह कभी उसकी जगह नहीं बनेगा। यह सुनकर कैथरीन और क्रिस दोनों ही उदास हो जाते हैं। क्रिस आखिरकार दरवाजा खोल देता है और कहता है, उसे जाने दो। पिछली बार क्या हुआ था याद करो। यहीं पूरी सच्चाई सामने आती है। उनका असली बेटा चार्ली भी नशे का आदी था। वे उसे भी इसी तरह सुधारना चाहते थे, लेकिन वह यह सब सह नहीं पाया और उसने अपनी जान ले ली। टॉमी को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वह भी चार्ली जैसा था। वे उसे बदलकर अपने खोए बेटे की जगह भरना चाहते थे, ताकि वे चार्ली को न बचा पाने के अपने गिल्ट से उबर सके। लेकिन टॉमी अब आजाद होता है। वह भागकर सड़क तक पहुंच जाता है और वहीं गिर पड़ता है। कुछ समय बाद पुलिस उससे फिर से पूछताछ करती है, क्योंकि जब वह उन्हें मिला था तब उसने कहा था कि उसे एक परिवार ने अपहरण किया था और अपने बेटे का रिप्लेसमेंट बनाना चाहा। लेकिन अब वह झूठा बयान दे देता है कि उसका कभी अपहरण नहीं हुआ था। वह बस जोनाथन नाम के दोस्त के साथ रह रहा था, जो उसके भाई जैसा है। यहीं टॉमी को यह भी पता चलता है कि उसकी माँ को उसके गायब होने से फर्क भी नहीं पड़ा था। उन्हें लगा था कि यह टॉमी का हमेशा का ही काम है। सिर्फ गैबी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट की थी। टॉमी गैबी को ढूंढते हुए क्लब पहुंचता है, लेकिन अब गैबी भी पूरी तरह नशेड़ी बन चुकी होती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस रास्ते पर कभी वह खुद चल रहा था, उसी रास्ते पर अब गैबी भी बर्बाद हो रही है। अगले दिन वह गैबी को सरप्राइज देने के लिए आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक लंबी राइड पर ले जाता है। रास्ते में गैबी कहती है, काश वह कहीं गायब हो पाती। टॉमी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। जब गैबी हाँ कहती है, टॉमी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर वह कार में आग लगाकर सबूत मिटा देता है और गैबी को उठाकर पैदल चलते हुए उसी घर के गेट पर पहुंचता है जहां कभी वह कैदी था। वह बाहर कैथरीन की बेल बजाता है। गेट धीरे धीरे खुल जाता है। क्रिस और कैथरीन उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। टॉमी भी मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ता है अपने नए परिवार के पास, लेकिन इस बार वह अपने लिए नहीं बल्कि गैबी को सुधारने के लिए वापस लौटा होता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।